खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक स्टोरी की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक और खौफनाक और पुरअसरार सच्ची कहानी। ये कहानी हमें भेजी है जुनैद साहब ने। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा और एक काला वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। ये बात तब की है जब मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपनी फैमिली यानी कि बीवी और बेटी को लेकर शुमाली इलाके में अपने दोस्त अली के पास चला गया था। अली की रिहाइश नदी के किनारे बने हुए एक पुराने मकान में थी जो दूर से एक किला नुमा लगता था। अली की शादी नहीं हुई थी। वो अपने 2 नौकरों के हमरा उस मकान में रहा करता था। हम लोग जब उसके पास पहुँचे तो उसके घर में एक तरह से रौनक सी हो गई। हमारी वजह से उसके मकान का एक कमरा आबाद हो गया था। वो बहुत खुश था कि चलो कुछ दिनों के लिए ही सही, मगर उसकी तन्हाई तो दूर होगी। रात का खाना खाने के बाद हम अली के कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अचानक उस वाक़ये की इब्तिदा हुई जिसका ज़िक्र मैं अपनी कहानी में करने जा रहा हूँ। रात की शुरुआत एक तूफ़ान से हुई। तूफ़ान बहुत तेज़ था। तभी अली ने उठकर घर की बैरूनी खिड़कियाँ बंद कर दी थीं, लेकिन इसके बावजूद बाहर से तूफ़ान की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी जिससे मालूम होता था कि तूफ़ान मज़ीद बढ़ रहा है। इसी हाल में बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज चमक और हवा का शोर हमारे कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। मेरी छोटी बेटी अलीज़ा बहुत छोटी थी। तभी वो उन आवाज़ों से डर गई और रोते हुए मेरी गोद में आ गई। मेरी बीवी भी खौफज़दा अंदाज में मुझे देख रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद तूफ़ान ज़रा थमा और बारिश कम हुई। साथ ही साथ तेज़ हवाओं की आवाज़ों में भी कमी हो गई। लेकिन उसी के साथ साथ मेरे कानों में एक अजीबो-गरीब आवाज़ आई। वो बहुत बुलंद आवाज़ थी, जैसे कोई शख्स शदीद तकलीफ़ में पुकार रहा हो। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। तभी मैं चौंक गया। अभी मैं अली से पूछने ही लगा था कि वो बोल पड़ा कि घबराओ मत, ये आवाज़ नज़दीक में मौजूद मसीही कब्रिस्तान से आती है। जब शुरू में मैं यहाँ आया था तो मैं भी डर जाता था, मगर अब मैं इसका आदी हो गया हूँ। अली की बात ख़त्म होते ही वो दर्दनाक आवाज़ भी बंद हो गई। माहौल पे खौफ की चादर सी लिपट गई थी। एक ऐसी खामोशी हो गई थी जिससे मेरी उलझन मज़ीद बढ़ गई थी। ऐसी ही उलझन और घबराहट में मैंने उठ के खिड़की खोल दी। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की के नज़दीक खड़े होकर बाहर का जायज़ा लेना चाहा कि अचानक फ़िज़ा में एक किस्म की चीख बुलंद हुई और चीख के साथ साथ यूँ महसूस हुआ जैसे कई औरतों ने बैन करना शुरू कर दिया हो। मैंने लपक के अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अली को मेरे इरादे का इल्म हो गया था। उसने मुझसे कहा कि जुनैद, यार इतनी रात को कब्रिस्तान की तरफ जाना मुनासिब नहीं है। मैंने उससे कहा कि अली कैसी बात कर रहा है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। ये आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं, मैं तो इनकी हकीकत मालूम करके ही रहूँगा। मेरी बीवी ने भी मुझे रोकना चाहा, मगर मैं नहीं रुका। अब जाहिर है कि अली मुझे कभी भी अकेला कब्रिस्तान नहीं जाने देता। तभी वो भी मेरे साथ चल दिया। हम दोनों 20 मिनट के अंदर अंधेरे रास्ते को टॉर्च की मदद से काटते हुए कब्रिस्तान के बाहरी तरफ पहुंच गए। कब्रिस्तान के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी मैं और अली कब्रिस्तान की 3 फुट की दीवार को फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। अभी हम कब्रिस्तान में दाखिल ही हुए थे कि फिर से वही आवाज़ हमारे कानों से टकराई, मगर इस बार आवाज़ हल्की थी, ऐसे जैसे कोई हल्के हल्के सिसकियाँ भर रहा हो। मैं डरे बगैर उस आवाज़ की तरफ बढ़ता रहा। और मैं डरता भी क्यों, मैं एक साइंस प्रोफेसर था और इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं रखता था। चंद लम्हों बाद हमें दायरे की शक्ल की एक मुडेर सी दिखाई दी जिसके अंदर से ज़मीन के अंदर जाने वाली संगी सीढ़ियाँ मौजूद थीं। मैंने अली को कहा कि मेरा ख्याल है आवाज़ यहाँ नीचे से आ रही है अली। तो इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है, चलो नीचे चलकर देखते हैं। तकरीबन 12-15 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद हमें लोहे का एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो मेरे हाथ लगाते ही अंदर की तरफ खुल गया। मैंने अपनी टॉर्च अंदर की तरफ मारी ताकि जायज़ा ले सकूं। ये एक छोटा सा गुंबद नुमा तहखाना था जिसके अंदर लोहे का एक बहुत बड़ा ताबूत पड़ा हुआ था।
छत के कुंडे से एक बारीक सी जंजीर लटक रही थी जिसके आखिरी सिरे पर एक डिबिया बंधी हुई थी। डिबिया और ताबूत के दरमियान तकरीबन 1 फुट का फासला था। एक ही नज़र में मैंने ये अंदाज़ा कर लिया था कि कमरे की दीवारें बोसीदा हो चुकी हैं। जगह जगह मकड़ी के जाले मौजूद थे जो इस बात का सबूत थे कि यहाँ कोई लंबे अरसे से दाखिल नहीं हुआ। हम दोनों दबे पाँव कमरे में दाखिल हो गए और ताबूत के करीब आ गए। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे पैर 100 मन के हो गए हैं, क्योंकि हमने साफ साफ महसूस किया था कि कमरे में ना नज़र आने वाला इंसान ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। सांस की वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी, जैसे कोई लंबी दौड़ से भागता हुआ हाँफने लग गया है। और साथ ही एक चीख गूंजी, एक ऐसी खौफनाक चीख जिसने हमारे दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया। चीख ख़त्म होते ही हमें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही लम्हे पत्थर की एक बड़ी सिल छत से निकलकर हमारे कदमों के करीब आ गिरी। वो सिल इतना करीब गिरी थी कि अगर मैंने अली को ना खींचा होता तो उसका भेजा निकल चुका होता। अभी हम दोनों संभले भी नहीं थे कि दोबारा पत्थर गिरा और फिर तीसरा पत्थर गिरा। हम घबरा कर दरवाजे की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब मैंने ये देखा कि चंद लम्हों पहले जिस दरवाजे को हल्का सा हाथ लगाकर हम अंदर आए थे वो इस तरह से बंद था जैसे किसी ने उसको बाहर से कुंडी लगाकर ताला लगा दिया हो। सूरत हाल इतनी भयानक थी, हमारी चीखें निकल आईं। हम एक ज़मीन दोस्त कमरे में बंद होकर रह गए थे। चंद मिनटों तक छत से उसी तरह पत्थर गिरते रहे और हमारे देखते ही देखते पत्थरों की वो बारिश बंद हो गई। छत किस तरफ से टूटी है ये देखने के लिए जब मैंने टॉर्च की रोशनी छत की तरफ मारी तो मेरा खून जम गया। छत में तो कोई सुराख नहीं था और ना ही कोई पत्थर ज़मीन पर मौजूद था। कमरे के एक कोने में ताबूत वैसे ही मौजूद था, जंजीरें वैसे ही लटक रही थी और आवाज़ें भी वैसे ही आ रही थीं। लेकिन अब इन आवाज़ों को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई खराटे ले रहा हो। मेरी आंखों ने अब तक जो देखा था दिल और दिमाग मानने को तैयार नहीं थे। मैंने पहले सोचा कि क्या पता ये सब मेरा वहम हो। अगर छत से वाकई पत्थर गिरे थे तो फिर ये पत्थर गए कहाँ। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि उस ताबूत को खोलकर देखना चाहिए, मगर अभी मैंने उसको छुआ ही था कि फिर से कमरे में एक खौफनाक नुस्वानी चीख गूंज उठी। मैं घबरा कर पीछे हट गया। एकदम से कमरे में किसी मर्द के कहकहे गूंजने लग गए और साथ ही छत से लटकी हुई जंजीर हिलने लगी। उसमें से बंधी हुई डिब्बी मेरे सिर से टकराई। मैंने झपट कर उसको दबोच लिया और झटका देकर उसको जंजीर से अलग कर दिया। मर्दाना कहूँ कि आवाज़ें मज़ीद भयानक हो चुकी थीं। अली खौफ के मारे फिर से दरवाजे की तरफ लपका और उसको पीटने लगा, मगर ये सब हमारी कोशिश ही थी, क्योंकि उस 70-80 साल पुराने कब्रिस्तान में रात के इस पहर किसी की मौजूदगी नामुमकिन ही थी। काफ़ी देर तक हम दोनों मदद के लिए चिल्लाते रहे और फिर दरवाजे से लगकर खड़े हो गए। चंद मिनटों बाद वो भयानक कहकहे एकदम से मध्यम आवाज़ में तब्दील हो गए तो हमारी ज़रा जान में जान आई, मगर फिर भी हमारे पाँव थर थर काँप रहे थे। खौफ से हमारा हल्क खुश्क हो चुका था। कमरे में अजीब व गरीब हल्की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। उस कमरे में एक अजीब सी चुभने वाली ठंड थी। मुझे आज भी वो रात याद आती है तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ, जो मंज़र मैंने उस रात देखे थे मैं मरते दम तक उसको भुला नहीं सकता हूँ। मैंने देखा कि रात के 12 बजते ही उस कमरे में एक जर्द सी रोशनी फैलने लगी और देखते ही देखते उस रोशनी ने एक इंसानी ह्योले की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके सर पर एक कदीम ज़माने की टोपी थी। चंद मिनटों तक वो ह्योला उस ताबूत के ऊपर हरकत करता रहा। अचानक दोबारा कहकहे बुलंद होने लगे। मैंने खौफज़दा होकर अली की तरफ देखा। डर की वजह से उसकी हालत तो गैर हो गई थी। मेरे देखते ही देखते उसका जिस्म ढीला हो गया और वह ज़मीन में बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी नज़र जैसे ही उस ताबूत पर पड़ी तो वह ह्योला ताबूत से उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। खौफनाक चीखें बिल्कुल मेरे नज़दीक आ रही थीं। मैंने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर मैं औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उस तहखाने के फ़र्श पे पड़ा था। हर तरफ एक पुरअसरार खामोशी तारी थी। अली अभी तक बेहोश पड़ा था। मैंने उसको झिंझोड़ा तो वो आंखें मलता हुआ उठ गया। मुझे रात के तमाम वाक़यात याद आ गए। दिन की उस हल्की सी रोशनी में मुझे रात के वो तमाम वाक़यात ख्वाब से मालूम हो रहे थे। मैंने ताबूत को छू कर देखा। अब उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
मैंने अपने जहन को इस बात का कायल कर लिया था कि वाकई ये सब वहम था और कुछ नहीं। मैं ताबूत के पास गया और उसका ढक्कन उठा दिया। मेरी इस हरकत से अली इतना खौफज़दा हुआ कि चीख पड़ा, मगर इस बार उसका चीखना गैर मामूली था। ताबूत में पड़ी हुई लाश का पिंजर बिल्कुल खस्ता हो चुका था। सिर्फ खोपड़ी ही अपनी असली शक्ल में मौजूद थी, बाकी सब तो राख बन चुका था। मैंने हंसकर ताबूत बंद कर दिया। मैंने अली को कहा कि यार, लगता है हमने रात को कोई ख्वाब देखा था। तो इस पर अली ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, दोनों एक जैसा ख्वाब कैसे देख सकते हैं। इस पर मैं खामोश हो गया क्योंकि मेरे पास अली के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अचानक मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी तो दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था। ताबूत पे आखिरी नज़र डालते हुए हम दोनों तहखाने से बाहर निकल आए। हर तरफ दिन का उजाला फैल चुका था। दरवाजे के करीब मकबरे की दीवार पे एक पत्थर लगा था। सरदार खाकान, जो अपने ज़माने का बहुत बदकार और घटिया इंसान था, कि गांव वालों ने दूसरे गांव के सरदार की मदद से उसको और उसके पूरे ख़ानदान को कत्ल करवाया था और मज़लूम लोगों को उसके जुल्म से छुटकारा दिलवाया था। ये तहरीर उस पत्थर पे लिखी हुई थी, जिसको पढ़कर एक अजीब सा खौफ मेरे ऊपर सवार हो गया। जब हम वापस मकान पर पहुँचे तो दिन के 9 बज रहे थे। मेरी बीवी कुलसुम दीवानों की तरह सहन में इधर से उधर फिर रही थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ भागी, मगर दूसरे ही लम्हे चीख मार दी। मैंने उसको कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुमने चीख क्यों मारी? तो उसने मुझे कहा कि आपके बालों को क्या किया है आपने? मैंने सर पर हाथ लगाया तो बाल सर पर मौजूद थे। कुलसुम ने कहा कि आपके सब बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये क्या किया है आपने रातों रात? मैं ये सुन के डर गया और अली के कमरे में दाखिल हुआ। मैंने शीशा देखा तो वाकई मेरे सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैंने अली को देखा, मगर उसके सर के बाल तो सफ़ेद नहीं थे। अली हैरत के आलम में मुझे देखता रहा और फिर बोला, जुनैद यार, तुमने ताबूत का ढक्कन खोलकर अच्छा नहीं किया। यकीनन रात को तारीख़ी में चिल्लाने वाली रूह अब तुमसे बदला लेगी, वरना ये कैसे मुमकिन है कि रातों रात तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएं और मेरे ना होते। कुलसुम ने मुझसे बहुत पूछा कि रात भर हम कहाँ थे। मैंने उसको कोई तफसील नहीं बताई क्योंकि मैं उसको बिला वजह डराना नहीं चाहता था। मैं तो खौफज़दा था, मगर मैं उसको खौफज़दा नहीं करना चाहता था। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि रूह का राज फाश होकर बाहर निकले और वो अपने ताबूत से निकलकर बाहर आ जाए। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि सिर्फ एक रात में मेरे स्याह बालों को सफ़ेद होता देखकर मेरे दिलो दिमाग की क्या हालत थी। एक बार फिर से किसी फ़िल्म की तरह का मंज़र मेरी आंखों के सामने से गुज़र गया। अली ने मुझे बहुत रोका, मगर मैं दोपहर से पहले ही लौट गया। 6 दिन बाद मैंने अपनी छुट्टी भी खुद ख़त्म कर दी, क्योंकि घर में खाली बैठे बैठे मुझे वो खौफनाक ख्याल आते रहते थे। मैं चाहता था कि यूनिवर्सिटी जाकर बिज़ी हो जाऊं, ताकि ये ख्यालात मुझे मज़ीद परेशान नहीं करें। फिर मैं मामूल के मुताबिक लेक्चर देने यूनिवर्सिटी जाने लगा। ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई और 2-3 दिन बाद मैं ताबूत वाली बात और जो कुछ हुआ था भूलने लगा। 90वें दिन शाम के वक़्त हम अपने मकान में चाय पी रहे थे कि अचानक मेरी बेटी छत वाले कमरे में जाने लगी। पूछने पर उसने बताया कि मैं अपनी डॉल लेने जा रही हूँ, जो आपने मुझे मेरी सालगिरह पर दी थी। डॉल को लेकर 15-20 मिनट बाद भी मेरी बेटी वापस नहीं आई। मुझे और कुलसुम को बाज़ार जाना था, तभी मैंने कुलसुम को कहा कि जाओ बेटी को ले आओ, वो वहीं खेलने लग गई होगी। कुलसुम ऊपर गई और चंद लम्हों बाद वो पागलों की तरह भागते हुए मेरे पास आई और खौफज़दा लहजे में बोली कि अलीज़ा ऊपर नहीं है। मैंने पूरा कमरा छान मारा, मगर मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। छत पर एक ही कमरा था। हैरत ये थी कि अगर मेरी बेटी वहाँ नहीं है तो कहाँ थी। कमरे का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था और वो हमारे सामने था। वो उसी दरवाजे से उस कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे की सब खिड़कियां अंदर से बंद थीं, तो तभी ये इम्कान तो ख़त्म हो गया था कि वो कहीं बाहर ना गिर गई हो खिड़की से। हम दोनों मियाँ बीवी ने पागलों और दीवानों की तरह मकान का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मेरी बेटी कहीं नहीं मिली, ना मकान में, ना पड़ोस में और ना ही मोहल्ले में। घबरा कर फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने वायरलेस के ज़रिए हर जगह मेरी बेटी का हौलिया भिजवा दिया और ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने अपनी बेटी की तमाम तस्वीरें पुलिस के हवाले कर दी थी। मेरी बीवी की तो बहुत बुरी हालत थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बस यही कहे जा रही थी कि हाय मेरी बच्ची कहाँ चली गई। वो तो मेरी आंखों के सामने उस कमरे में गई थी, फिर आखिर वो कहाँ गई। इतने में ही रात के 9 बज गए थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से आवाज़ आई, मैं इंस्पेक्टर सैफ बोल रहा हूँ।
मुझे शहर के मुज़फ़्फ़रात से एक बच्ची की लाश मिली है। आप थाने आ जाएं ताकि हम जाकर शनाख्त कर सकें। मैं अपनी बीवी को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर मोटर बाइक पर थाने चला गया और वहाँ से तेज़ रफ्तार में हम मुज़फ़्फ़रात के थाने नंबर 4 में पहुँचे, जहाँ का इंचार्ज हमारा मुंतज़िर था। मैं कांपते हुए उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ बच्ची की लाश स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। मैं उस बच्ची की लाश की तरफ बढ़ने ही लगा था कि वहाँ के इंचार्ज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मिस्टर जुनेद, आपकी बच्ची कब खोई थी? मैंने उनको कहा कि आज शाम 5 बजे के करीब। तो उस पे उसने कहा कि माफ़ करिएगा, फिर तो आपको बिला वजह तकलीफ़ दी, क्योंकि इस बच्ची को मरे हुए तो तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। पहचानना तक मुश्किल हो गया है, इसका गोश्त गल चुका है और चेहरे के नक्श बदल चुके हैं। ये सुन के मुझे ज़रा इत्मीनान हुआ, मगर फिर भी मैं ख़ुद को रोक ना सका। मैंने आगे बढ़कर लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया और फिर जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया और बेख्तियार मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुड़िया, मेरी बच्ची। और मैं उसी जगह गिरकर बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं अपने मकान के कमरे में लेटा हुआ था। मेरे पास ही डॉक्टर बैठा हुआ था और इंस्पेक्टर सैफ मेरी दाईं तरफ खड़ा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरी बीवी कहाँ है? तो इंस्पेक्टर ने बताया कि आपके बेहोश होने के बाद हमें मजबूरन आपकी बीवी को लाश की शनाख्त के लिए बुलाना पड़ा। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि लाश आपकी बच्ची की हो सकती है। पोस्टमार्टम के मुताबिक वो लाश वाकई 9 दिन पुरानी है, मगर हमारी हैरत की इंतहा न रही जब आपकी बीवी ने भी अपनी बच्ची की लाश की शनाख्त कर ली। फ़िलहाल उनकी हालत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में हैं, बेहोश हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और छत की तरफ घूरता रहा। इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर जुनेद, खुदा के लिए हमें बताइए कि क्या मामला है। ये 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप और आपकी बीवी ने गम की वजह से उस लाश को अपनी बच्ची कह दिया, या फिर आपकी बच्ची आज नहीं बल्कि 9 दिन पहले लापता हुई थी और आपने किसी वजह से हमें रिपोर्ट न करवाई, क्योंकि हमें यकीन है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती है। और उस रिपोर्ट में तो यही लिखा है कि बच्ची की मौत दिल की हरकत बंद होने की वजह से हुई है और लाश पे किसी भी किस्म की चोट या मारपीट के निशान मौजूद नहीं हैं। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि सर, मैं बस ये जानता हूँ कि वो लाश मेरी बच्ची की है और वो आज शाम को गायब हुई थी। आज शाम तक वो मेरी आंखों के सामने मौजूद थी। 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल से कॉल आई कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। मेरी बेटी के बाद कुलसुम का गम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं धाड़े मार मार के रो पड़ा। महज 14-15 घंटों में मेरा घर उजड़ चुका था। मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने उस कमरे में गई, लेकिन 4 घंटे बाद उसकी लाश हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर मिली, और वो भी उस हाल में कि मैं उसको पहचान नहीं सकता था। और डॉक्टरों का कहना था कि उसको मरे हुए 9 दिन हो गए हैं। कुलसुम बेहोश हुई तो उसकी आंखें भी क़यामत तक के लिए बंद हो गईं। पूरा हफ्ता मैं अपने मकान में पड़ा रहा। प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, रिश्तेदार, घर वाले मेरे घर आकर मुझे तसल्ली देते, मगर मैं दिन रात कब्रिस्तान की उस खौफनाक रात पर गौर करता रहा। इसी में 1 हफ़्ता गुजर गया। एक दिन शाम को 5 बजे, जब मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं था, उस छत वाले कमरे में से जहाँ से मेरी बच्ची गायब हुई थी, शोर की आवाज़ सुनी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पलंग घसीट रहा हो। मैं भाग के सहन में आया और ऊपर जाने का फ़ैसला किया कि अचानक किसी ने बिस्तर लपेटकर बाहर फेंक दिया। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन अभी मैंने पहला कदम सीढ़ी पर रखा होगा कि ऊपर से पलंग भी लुढ़का दिया गया, और फिर तो जैसे ऊपर के कमरे में रखी हुई चीज़ों की बारिश सी होने लग गई। उस कमरे में रखी हर चीज़ नीचे गिरने लगी। मैं सहन में खड़ा खौफ के आलम में उस कमरे की तरफ देखता रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई गुस्से में पागल हो के हर चीज़ को तहस नहस कर देना चाहता था। थोड़ी देर बाद चीज़ों की बारिश बंद हो गई। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागा और कमरे में गया तो हैरान रह गया। कमरा बिल्कुल खाली था, ना कोई इंसान, ना कोई सामान। यहाँ तक कि दीवारों पर भी जो तस्वीरें लगी हुई थीं वो भी मौजूद नहीं थीं। मेरी नज़र कमरे के फ़र्श पर पड़ी और फिर मैं सर से पाँव तक खौफ से कांपने लगा। फ़र्श पे जगह जगह ताज़ा खून फैला हुआ था और कमरे में हर तरफ वही कहकहे बुलंद हो रहे थे जो मैंने उस कब्रिस्तान के तहखाने में सुने थे। मर्दाना कहकहे और नुस्वानी चीखें। ये सब होता देखकर मैं वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मेरे दोस्त ने बताया कि तुम 4 दिन से बेहोश हो। उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारे अजीबो गरीब वाक़यात होते रहे। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बीवी और बच्ची की जो हालत हुई है वो सिर्फ़ इसी वजह से हुई है कि मैंने जाकर वो ताबूत खोल दिया था। काश
मैं वो ताबूत ना खोलता। मैं काफ़ी अरसे तक बहुत बीमार रहा। मुझे अक्सर खौफ की वजह से झटके भी महसूस होते थे। अक्सर महसूस होता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, कभी कोई मुझे धक्का दे रहा है। मैंने अपना मकान सेल कर दिया था और अपने दोस्त के पास शिफ्ट हो गया था। मैं काफ़ी टाइम तक अपने दोस्त के साथ रहा और फिर दोबारा वापस आकर शहर में जॉब स्टार्ट की और एक छोटा सा मकान ले लिया। मैं हर वक्त अल्लाह पाक से यही दुआ करता था कि परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। जो गलती मुझसे हुई है मैं उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा भुगत चुका हूँ। मेरा घर बर्बाद हो गया है। मैं उस दौरान अल्लाह के बहुत करीब हो गया था। तभी अल्लाह पाक का करम हुआ और मुझे वो आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो गईं। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये चीज़ें किस हद तक ख़तरनाक हो सकती हैं। एक अच्छे बसते घर को उजाड़ सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। हम सबको भी इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। इनका मजाक, इन पे ना यकीन करने के बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पुरस्कार, एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।